की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिजिटल कृषि की तरफ बढ़ रही है भारतीय कृषि। कृषि ड्रोन से खेती में होंगे व्यापक बदलाव। ड्रोन में तरल यूरिया को भरकर किया जाएगा छिड़काव। ऊंचाई पर ड्रोन को ले जाकर छिड़काव करना होगा आसान। ड्रोन खरीदने के लिए 100% या 10 लाख रुपए तक का मिलेगा अनुदान। किसान उत्पादक संगठनों को ड्रोन खरीदने के लिए 75% तक की वित्तीय सहायता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक देवेंद्र कुमार ने कहा कि 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने से मोटा अनाज को मिलेगा बढ़ावा और किसानों की बढ़ेगी आमदनी। देश में ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलों के प्रोत्साहन से किसानों को होगा फायदा। हल्दी की खेती से किसानों की बढ़ रही आमदनी। हल्दी की मांग देश नहीं दुनिया भर में है। औषधि खेती की तरफ किसानों का बढ़ा है रुझान। सरकार भी औषधि खेती को बढ़ावा देने के लिए चला रही है कई योजनाएं। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि बदलते मौसम के साथ गेहूं और सरसों की फसलों का किसान रखे खास ध्यान। फसलों की देखभाल करने और समय रहते फफूंदीनाशक का छिड़काव करने की सलाह। दिन में तापमान बढ़ने और रात को सर्दी के चलते रबी की फसलों में माहू कीट का प्रकोप बढ़ा। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। फूलों की अनेक प्रजातियां और अपनी खूबसूरती के लिए पहचाने जाने वाला राष्ट्रपति भवन परिसर का प्रसिद्ध मुगल गार्डन शनिवार को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब 16 मार्च तक लोग इस गार्डन के दीदार कर सकेंगे, लेकिन यहां आने के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग से ही एंट्री मिलेगी। पहले दिन लोगों को कैसा लगा मुगल गार्डन, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मुगल गार्डन के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। कैसा लगा लोगों को मुगल गार्डन, बात करते हैं। बहुत बढ़िया है। इधर सबसे पहले जाते ही हर्बल गार्डन है, बिल्कुल अच्छे अच्छे पौधे हैं। बाकी उसके बाद ट्यूलिप वगैरह भी बहुत अच्छा है और डिफरेंट टाइप के रोज के फूल हैं, वही बहुत बढ़िया है। मुझे रोजेस गार्डन बहुत अच्छी लगी क्योंकि इतना काइंड ऑफ रोजेस नॉर्मली देखने को मिलती नहीं। दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत पोल्यूशन रहता है। यहाँ हम लोग आए, चारों तरफ हरियाली थी, अच्छा लगा। फ्लावर्स अच्छे थे और बहुत साफ सफाई थी। ऑनलाइन बुकिंग की थी, फ्री टिकट है और बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है। फ्लावर्स और यहाँ की जो सिक्योरिटी, मतलब हर चीज़ को इतने अच्छे से इन्होंने दिखाया है ना, मतलब यहाँ पे आके माइंड फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो जो सर्कल में इन्होंने जो बनाया फाउंटेन के आसपास, वो भी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा कदम है। ये बहुत आसानी हुई हम लोग को, जिससे हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दिया। आराम से आए, कोई भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अंदर चले गए,
तो काफ़ी एकदम एफिशिएंट लगा। बैकग्राउंड में राष्ट्रपति भवन है, फोकस तो फूल और गार्डन पे था, तो बहुत सुंदर लगा उसको देख करके। अच्छा बनाया हुआ, फूल वूल अच्छा लगाया हुआ, फ्लावर्स लगे जो उन्होंने लगाए और डेकोरेशन काफ़ी अच्छी की हुई है। सबसे बढ़िया तो लगा कि कोविड का जो नियम है वो ज़्यादा फॉलो कर रखा है, ऑनलाइन बुकिंग ही सिर्फ अलाउड है। उसके अलावा भीड़ कम है तो ज़्यादा मज़ा आया, शांति है, जो शांति कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिली है। सबसे अच्छा तो ट्यूलिप्स लगे, जो कि हम लोग तो लास्ट में आते हैं, आपकी बार हम फर्स्ट डे ही आ गए, तो हमें ट्यूलिप्स इतने सुंदर, इतना मतलब कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना ट्यूलिप्स इतना सुंदर फूल होता होगा। काफ़ी तरह के गुलाब थे और काफ़ी वैरायटी ऐसी जो पहली बार सुनी थी, तो वो सब चीज़ें देखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि अभी फुल ब्लूम तो खैर अभी थोड़ा और 1-2 दिन में शायद आएगा सब फ्लावर से, पर बहुत अच्छा था। म्यूजिकल फाउंटेन्स बहुत अच्छे थे, अलग अलग सॉन्ग्स थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, मज़ा आया। मुझे लिली बहुत अच्छे लगे, वो बहुत ब्यूटीफुल थे। ट्यूलिप बहुत सारे अलग कलर्स के थे, प्लस मिक्स्ड कलर्स के भी थे, और वो पिंक कलर के भी थे, मुझे पिंक कलर के सबसे ज़्यादा पसंद। लिली के अलग अलग शेड्स थे, ऑरेंज थे, बॉन्साई थे। मैंने रोज देखा और हर्बल गार्डन देखा। मुगल गार्डन के दीदार कर लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। अगर आप भी मुगल गार्डन आने की योजना बना रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग जरूर करा लें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे कि कृषि में ड्रोन से क्या क्या बदलाव होंगे आने वाले दिनों में, और सबसे फायदा जो है किसानों को क्या क्या फायदा मिलेगा, सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। कृषि में नई तकनीक का प्रयोग करके इससे किसानों को बेहद अब आसानी होगी आने वाले दिनों में। इससे खेती में एक व्यापक बदलाव महसूस किया जाएगा। खेती में किसी भी खाद का छिड़काव किया जाता है तो इसके लिए किसानों को पहले खेत में उतरना पड़ता था, उनके स्वास्थ्य की कई तरह की समस्याएं हो जाती थी। इसके साथ ही हाथों से ऐसे किसी भी खाद का छिड़काव किया जाता था जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं किसानों के स्वास्थ्य पर पड़ता था। कई बार असमान खाद का वितरण होता था, इससे उपज भी प्रभावित होती थी, यानी कहीं पर खाद ज़्यादा पड़ जाती थी, कहीं पर कम पड़ती थी। लेकिन ड्रोन से इसका लाभ मिलेगा। कृषि ड्रोन तकनीक के माध्यम से ड्रोन में तरल यूरिया को भरा जाएगा और एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाकर इससे पूरे खेत में छिड़काव किया जाएगा। एक नियत ऊंचाई पर ड्रोन को ले जाया जाता है और फिर वहां से यूरिया या जो भी खाद होगी, जो तरल पदार्थ होगा, उसका छिड़काव किया जा सकता है। और सबसे बड़ा फायदा जो मिलने वाला है आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले स्थानों पर अधिक फायदेमंद होगा। जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जा सकता है। सीढ़ीनुमा खेतों में बीज पहुंचाने का काम भी इस कृषि ड्रोन तकनीक से आसानी से किया जा सकता है। यूरिया छिड़काव में खेतों में काफी फायदेमंद होगा और किसानों को इन खेतों में कम चढ़ाई करनी होगी, यानी कि उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कई बार उसे जल भराव अथवा कीचड़ वाले खेतों में किसानों को उतरना पड़ता था और घंटों खाद का छिड़काव करते थे, लेकिन कीचड़ में अधिक घुसने से कई बार किसानों के तलवे यानी कि पैर भी खराब हो जाते थे, वहां पर उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता था। लेकिन नई तकनीक से किसानों को इस तरह से किसी भी परेशानी से बचाया जा सकता है। इसीलिए कृषि में कृषि ड्रोन का महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आय दुगनी करने के लिए कृषि की नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल कृषि की तरफ सरकार का फोकस है ताकि किसानों को तकनीक से जोड़ा जा सके। कृषि ड्रोन बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव आसानी से कर सकते हैं, जबकि पहले बहुत लंबा समय लगता था। किसानों की लागत में इससे कमी आएगी, समय की बचत होगी और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उनकी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके लिए आईसीआर, कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके और कृषि विश्वविद्यालयों को एक वित्त पोषण दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ड्रोन खरीदने के लिए 100% या 10 लाख रुपए तक का अनुदान जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। किसान उत्पादक संगठन यानी कि जो एफपीओ हैं वो ड्रोन अगर खरीदते हैं कृषि ड्रोन तो 75% तक उनको वित्तीय सहायता मिलेगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट में कृषि क्षेत्र को विशेष सौगात देते हुए जो महानिदेशक है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इससे खेती में एक व्यापक बदलाव होगा। इससे खास 2023 को जो मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार की इस पहल से देश में ज्वार, बाजरा और रागी जैसे फसलों के प्रोत्साहन से किसानों को फायदा होगा। कृषि की जहाँ तक बात करें तो जैसे जो बजट में कुछ घोषणाएं की गई हैं वो निश्चित रूप से खेती के लिए, किसान के लिए उपयोगी रहेंगी, फ़ायदे की रहेंगी। जैसे कि एक जो हम 2023 को जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं, जैसे जो हमारे छोटे अनाज जिनको बोलते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, ये 8-9 फसलें हैं जिन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो उन फसलों के लिए विशेष बजटीय जो प्रावधान किया गया है ताकि जो हम विश्व में सबसे बड़े जो छोटे अनाजों के उत्पादक हैं, जिसको मोटा अनाज भी बोलते हैं,
न्यूट्री सीरियल्स के नाम से अभी जो हमारी भारत सरकार ने उसका नोटिफिकेशन किया है, तो निश्चित रूप से उन अनाजों को बढ़ाने से हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की जो पहचान है वो और अधिक बढ़ेगी और किसानों को उससे निश्चित रूप से जो जिस तरह की परियोजनाएं हैं अगले 1 साल में हम जो बनाने को जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्री सीरियल या ईयर ऑफ मिलेट्स में, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए फ़ायदा रहेगा। और माघ मास में उत्तर प्रदेश के संगम तट इन दिनों प्रवासी साइबेरियाई पक्षियों का नया बसेरा बना हुआ है। प्रवासी पक्षियों ने आने से संगम तट की जो है वो सुंदरता और बढ़ गई है। साथ ही यह पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। सैलानी यहाँ आकर काफ़ी उत्साहित और खुश हैं और पक्षियों के साथ अपने को पाकर प्रकृति का लुत्फ ले रहे हैं। नाव में बैठकर गंगा नदी में प्रवासी पक्षियों को देखना पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव की अनुभूति करा रहा है। और अब बात करते हैं औषधि खेती की। हल्दी की मांग देश नहीं दुनिया भर में है, इसीलिए भारतीय हल्दी को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। कुछ लोग हल्दी खेती करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। हल्दी खेती हो या कोई और खेती, जरूरत है कि उसे अच्छा बाजार मिल जाए। तो फिर क्या कह रहे, खेती से अच्छा कोई उपयोग नहीं हो सकता। पेश है हमारी हल्दी पे खास रिपोर्ट। एक तरफ आपने कोरोना महामारी में कई किसानों द्वारा उत्पादित फसलों के लिए सस्ती कीमतों की अनुपलब्धता के मामले तो सुने ही होंगे, लेकिन आज हम आपको बोरियावी गांव के देवेश भाई पटेल से मिलवाते हैं। देवेश भाई पटेल पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन गांव की मिट्टी की महक ने उन्हें वापस अपने गांव आकर खेती करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने हल्दी का उत्पादन करने की ठानी। उन्होंने अपने हाथों से हल्दी की जैविक खेती करके एक उत्कृष्ट आय अर्जित की है। हम जो वैरायटी प्लांटेशन करते हैं हल्दी की, वो बेसिकली हमारे गांव की एक रजिस्टर्ड वैरायटी है और उस हल्दी को हम काफी टाइम से पैदावार लेते हैं। वैल्यू एडेड चीज होती है वो तो हम करते ही, अचार पाउडर वगैरह सब। लेकिन कोविड-19 में हमको एक अलग अपॉर्चुनिटी मिली, जो आयुष भारत ने जो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हल्दी और अदरक की जो गवर्नमेंट ने बात की, लोग लेते तो उसका फायदा होता है। तो हमने उसमें एक पेटेंटेड वैरायटी की, हल्दी की एक रजिस्टर्ड पेटेंट वैरायटी कैप्सूल्स बनाई, जिसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली काफी ऐसी जो चीजें हैं, जो क्रॉप्स है, उसको एक्सट्रैक्शन करके हमने कैप्सूल्स बनाए और ज्यादातर लोगों ने इसको अपनाया। उनका अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिला। देवेश ने हल्दी के अचार, हल्दी का रस, हल्दी के रस और अदरक से पेस्ट और हल्दी पाउडर जैसे उत्पाद बनाकर बेचे। देवेश को 1 एकड़ हल्दी की फसल से 2.5 लाख रुपए खर्च करके 4 लाख रुपए की आय हुई। देवेश को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ किसान के सम्मान से भी नवाजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हल्दी से अन्य प्रोडक्ट्स बनाने के लिए देवेश भाई ने स्वयं कई आधुनिक मशीनों का विकास किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी दिया है। उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से सीधे ऑर्डर लिया और अपने उत्पाद को सीधे ग्राहक तक पहुंचाया। यहाँ पर जो हल्दी का सब कुछ काम होता है, वहाँ पर हम महिलाओं को ये कोरोना की महामारी है, उसमें हमने किसी को भी बेरोजगार नहीं बैठने दिया। हमने तो उन लोगों को यहाँ बुलाकर 5-6 महिलाएं आती है और उसके हम 200 रुपए रोज देते हैं। देवेश भाई पटेल को एक सफल किसान के रूप में राज्य, केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज उनके खेत पर हर वर्ष विदेशी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दौरा किया जाता है। साथ ही साथ देवेश भाई को आनंद कृषि विश्वविद्यालय ने भी कृषि का अध्ययन करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। गुजरात से अली सैयद के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में खेती में भी ध्यान देने की जरूरत है। मौसम को समझने की जरूरत है। दिन का तापमान बढ़ रहा है तथा रात की ठंड बरकरार है। ऐसे में रबी की फसलों में माहू कीट के बढ़ने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं और सरसों की फसल इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञ फसलों की देखभाल करने और समय रहते फफूंदी नाशक का छिड़काव करने की वो सलाह दे रहे हैं, क्योंकि दिन में तापमान बढ़ने और रात को सर्दी के चलते रबी की फसलों में माहू कीट का प्रकोप बढ़ रहा है।
माहू कीट हल्के भूरे रंग का होता है। ये फसल की पत्तियों और फूलों का रस चूस लेता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इसका असर उत्पादन पर पड़ता है। छोटे आकार के कीट झुंड में फसलों पर हमला करते हैं। ये पौधे के जिस भाग से रस चूसता है वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिससे पदार्थ के स्थान पर काली फफूंदी जम जाती है। इससे प्रभावित भाग काले रंग का दिखाई देता है और पौधे का प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। माहू के अत्यधिक प्रकोप से फसलों का उत्पादन लगातार घट जाता है। मौसम दिन में धूप खिलने और रात को ठंड बढ़ने पर माहू कीट का प्रकोप सबसे अधिक होता है। यह रबी की गेहूं व सरसों की फसल को अधिक प्रभावित कर रहा है। किसान फसलों में फफूंद आदि का ध्यान रखें ताकि समय रहते उपचारित उनको किया जा सके। और अब बात मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान जो है वो अपनी फसलों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। उत्तराखंड में शिमला मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान लाल मिर्च की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। साथ ही बैगन की बुवाई करें। यहाँ टमाटर की बुवाई कर लें। वहीं खीरे की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। अभी लौकी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गेहूं के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। यहीं के किसान लहसुन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहें। उत्तराखंड में आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहां टमाटर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय गन्ने की कटाई करें। हरियाणा में सरसों की कटाई कर लें। सरसों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। सरसों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान भिंडी की बुवाई करें। यहीं मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। अभी गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। हरियाणा में गन्ने की कटाई कर लें। गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और महाराष्ट्र के पुणे जिले में भोर प्रखंड के सासेवाड़ी ग्राम पंचायत ने प्लास्टिक कचरे को खत्म करने की दिशा में एक स्वस्थ मिसाल कायम की है। साथ ही प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए अभिनव, सस्ती और संकुल स्तरीय प्रणाली के जरिए स्वच्छता हासिल कर ली है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए अभिनव, सस्ती और संकुल स्तरीय प्रणाली के जरिए स्वच्छता हासिल की है। ये महाराष्ट्र के कई गाँवों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कचरा प्रबंधन काफ़ी तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों सहित देश में बढ़ता प्लास्टिक कचरा एक चुनौती, जिससे कहीं न कहीं खेती भी प्रभावित हो रही है और जलवायु परिवर्तन के लिए भी एक बड़ा कारण है प्रदूषण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की परियोजना समय पर शुरू की गई और इसका मकसद यही है कि लोगों में कचरा प्रबंधन के प्रति उनको जागरूक किया जाए। 4 ग्राम समूह जिसमें सासेवाड़ी, शिंदेवाड़ी, वेलू और कसूरदी को चुना गया है, जहां पर कचरा प्रबंधन के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। भोर के प्रखंड विकास अधिकारी विजय तानपुरे ने ये योजना बनाई और जिसको धीरे धीरे विस्तार दिया जा रहा है। मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर पुणे के निकट स्थित गांव के लिए एक संकुल स्तरीय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रणाली की योजना है, जिस पे लोगों को जोड़ा जाएगा और सभी ग्राम सभाओं में बैठकें की जा रही हैं और किसानों को इससे जोड़ा जा रहा है।
और ये देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में इस समय अनाज का क्या क्या है भाव। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दलहन की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो दलहनी फसलों में शामिल मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। साल 2021-22 के दौरान मूंग की कुल बुवाई 1,90,000 हेक्टेयर घटकर 5,13,000 हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 7,03,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 फरवरी को इसके भाव में 470 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,090 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 फरवरी को मूंग 8,450 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 11 फरवरी को मूंग का भाव था 6,700 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,700 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही गोलावाला मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 11 फरवरी को मूंग का भाव रहा 5,901 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 101 रुपए लुढ़क कर 5,800 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया जा चुका है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। एगमार्क नेट के अनुसार अधिकांश कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अरंडी की आवक सामान्य रही। अरंडी के हाजिर भाव की बात करें तो गुजरात की दीसा मंडी में 11 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,760 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में 115 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,875 रुपए। इसी तरह राज्य की कलोल मंडी में अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 फरवरी को अरंडी का भाव था 6,725 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 125 रुपए उछलकर 6,850 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में 11 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,615 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदों में 155 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,770 रुपए। अरंडी के भाव में बढ़त का सिलसिला सिद्धपुर मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ शुक्रवार को अरंडी का भाव था 6,695 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 6,700 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में तिलहन की बुवाई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। वहीं कुल तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 25 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। अब तक रबी तिलहनी फसलों की बुवाई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुवाई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 1,02,79,000 हेक्टेयर में कुल तिलहन की बुवाई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा महज 83,69,000 हेक्टेयर रहा था। तो खेती किसानी के अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं खास खबर में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को 55 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में ये जिले सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर और स्वतंत्र, निष्पक्ष और कोरोना संक्रमण मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई तैयारियां कर ली गई। इन 55 विधानसभा सीटों से 586 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में सोमवार को होने वाले विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर जा रही हैं। जीपीएस माध्यम से सभी की ट्रैकिंग की जा रही है।
गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में सोमवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 11,64,224 से अधिक मतदाता 301 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 82 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कृणाल ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के लिए नए दैनिक मामलों में कमी लगातार दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 44,877 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की जो संख्या है वो घटकर 5,37,045 हो गई, जबकि रिकवरी दर 97.55% है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 172 करोड़ 81 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 49,16,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। बिहार में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए सोमवार से कोविड संबंधी प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सोमवार से राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ चल सकेंगे और विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार ने आगामी बुधवार से नर्सरी और प्ले स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने व्यापार मेलों की अनुमति भी दी है और विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या 100 से बढ़कर 200 कर दी गई है। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। सीबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि यह मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ से कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज किया गया, जिनसे अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी और 3 निदेशकों और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम।